নমস্কার, আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই নিউজ ভ্যানগার্ডের পর্দায়। রাত 9টার আলোচনায় আমরা আপনাদের সঙ্গে রয়েছি। বিভিন্ন বিষয় আমাদের আজকের এই আলোচনায় থাকবে। প্রথমেই যে বিষয়টা থাকবে, ভারত এবং চীনের যে একটা উত্তেজনাময় পরিস্থিতি লাদাখে সৃষ্টি হয়েছে তা নিয়েই আমরা আজকে কথা বলবো বিভিন্ন ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে। তার মধ্যেই আমাদের সঙ্গে রয়েছেন রিটায়ার্ড মেজর জেনারেল এসপি সিনহা, উনি নয়ডা থেকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। ওনার সঙ্গে আমরা কথা বলবো। তাছাড়া আমাদের সঙ্গে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই জুড়ে যাবেন আরো সুচিত্রা কে মাহান্তে, সিনিয়র সাংবাদিক নয়ডা থেকে জুড়বেন। যোগরাজ মাহাতে জুড়বেন, সিনিয়র সাংবাদিক অরুণাচল প্রদেশ থেকে। তাদের সঙ্গে আজকে আমরা গোটা বিষয়টি আলোচনা করব। তাছাড়া আমার সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছে আমাদের নিউজ ভ্যানগার্ডের সিনিয়র জার্নালিস্ট জয়ন্ত দাও আমার সঙ্গে রয়েছে। আজকের গোটা বিষয়টিতে আমরা আলোচনা করব চীন এবং ভারতের লাদাখ সীমান্তে যে একটা আজকে থেকে আমরা প্রায় বলতে পারি 45 বছর আগে একটা রক্তক্ষয়ী পরিবেশ সৃষ্টি আমরা দেখেছিলাম। আজকে আবার এত বছর পরে আবারও আমাদের 20 জন জওয়ান শহীদ হয়েছে। ভারত এবং চীনের এই একটা উত্তেজনাময় পরিস্থিতি, যেটা চীনের আগ্রাসী মনোভাবের ফলে এই বিষয়টা হয়েছে বলেই অনেকে ধারণা করছেন। আমরা প্রথমে চলে যাব रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा काछे। साहब, आपको सुनाई दे रहा है सर? आपको न्यूज वैनगार्ड में बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सर, पहला जो प्रश्न है आपके लिए कि हम लोग कुछ दिन से देख रहा है कि चाइना का जो आक्रमणात्मक एक भंगी से इंडिया के ऊपर उनका कुछ प्रभाव देख रहा है, हम लोग लद्दाख में इसको देख रहा है। उसके बारे में पहले आपसे मैं जानना चाहता हूं, जो 20 जवान हम लोगों ने खोआ है, उसके हम लोगों ने देखा है वहां पर शहीद हुआ है हम लोगों का 20 जवान। उसके बारे में मैं पहले ही आपसे सुनना चाहता हूं कुछ बातें। देखिए, पहले तो मैं जो समस्या का बिंदु है उस पर टिप्पणी करूंगा। हाँ, कि समस्या कहां पे है। तो ये ईस्टर्न लद्दाख में 4 बिंदु है, 4 पॉइंट्स है जो समस्या का और संघर्ष का और तनाव का कारण है। अच्छा। पहला गलवान वैली, पेट्रोल पॉइंट 14-14 जिसको पीपी 14 बोलते हैं। दूसरा गोगरा में हॉट स्प्रिंग्स जिसमें पेट्रोल पॉइंट 15 और पेट्रोल पॉइंट 17A। तीसरा पैंगोंग सो लेक में जो फिंगर 4 का एरिया है वो। अब देखिए, हिंदुस्तान कहता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इतना फ्लूइड है कि उसमें चीन उसको मानता ही नहीं है और पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग चीन और हिंदुस्तान के बीच में नहीं हुई है। उसी का फायदा उठाता है चीन। अच्छा। हिंदुस्तान कहता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फिंगर 8 से पास होता है। अच्छा, पहले मैं फिंगर्स के बारे में बताना चाहता हूं। श्योर सर। पैंगोंग सो लेक के उत्तरी साइड पे जो पहाड़ों की सिलसिला है उसमें से जो माउंटेन स्पर्स निकलते हैं उसको फिंगर्स बोलते हैं। मिलिट्री शब्द में उसको फिंगर्स बोलते हैं। वो है फिंगर 1 से लेके फिंगर 8, फिंगर 1 टू फिंगर 8। हिंदुस्तान कहता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पास हो रहा है फिंगर 8 के थ्रू। चाइना कहता है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है पास हो रहा है फिंगर 2 के तरफ। अब हिंदुस्तान जो है फिंगर 4 तक अपना आधिपत्य जमाए हुए था। अच्छा। और हिंदुस्तान के पेट्रोल फिंगर 8 तक जाते थे, फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 तक जाते थे और वापस आ जाते थे। लेकिन एक्टिव भौगोलिक कंट्रोल, जो भौगोलिक क्षेत्र का जो कंट्रोल था वो फिंगर 4 के बियॉन्ड नहीं था। अब समस्या कहां खड़ी हुई? समस्या का 2 कारण है। पहला चीज है कि चीन के तरफ की समस्या ये हुई कि फिंगर 3 और 4 के बीच में चीन ने डिफेंसेस बनाया, बंकर्स बनाया। इस बार जो हम लोग नॉर्मल ड्रिल था कि हम लोग फिंगर 4 में जाते थे, लेकिन इस बार किसी कारणवश हम फिंगर 4 में जिस समय जाते थे नहीं जा पाए। उसका फायदा चीन ने उठाया और बंकर बना लिया। दूसरा जो समस्या है चीन का कि हिंदुस्तान ने एक दोरमुख श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड बनाया
DSDBO रोड, जो 255 किलोमीटर रोड है। बट इस रोड से ज्यादा चीन की समस्या नहीं थी। चीन की समस्या शुरू हुई जब हिंदुस्तान ने एक फीडर लिंक रोड बनाया DBO रोड से, DSDBO रोड से लेके गलवान वैली तक। पहले ये लिंक रोड पहले नहीं था, तो हिंदुस्तान की फौज को लगता था 8 घंटा गलवान वैली पहुंचने में। लेकिन ये रोड बनने के बाद अब 35 मिनट के अंदर हिंदुस्तान की फौज गलवान वैली पहुंच सकती है। अच्छा, तो ये कारण है पूरे विवाद का। तो इसमें जो आपको थोड़ा सा मैं ऐतिहासिक और चीन की स्ट्रेटजी पे थोड़ा कमेंट करना चाहूंगा। श्योर सर। कि चीन की जो मेन मंशा क्या है, एम क्या है, मकसद क्या है। चीन का मकसद है कि वो विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनना चाहता है, एशिया में डोमिनेट करना चाहता है, हिंदुस्तान को कमजोर देखना चाहता है। तो इसीलिए वो चाइना का जो ग्रैंड स्ट्रैटेजी है वह विस्तारवाद का पॉलिसी, और उसमें वो सलामी स्लाइसिंग टेक्निक लगाता है। 2 कदम आगे 1 कदम पीछे का स्ट्रेटजी खेलता है। हिंदुस्तान को चारों तरफ से घेरने की कोशिश करता है। रिंग ऑफ पर्ल, चाहे श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, चाहे पाकिस्तान हो, घेरने की कोशिश करता है। और अपने मनी पावर को इस्तेमाल करता है हमारे जितने पड़ोसी हैं उनका वफादारी जीतने के लिए। अब आते हैं चाइना के स्ट्रेटजी पे। चाइना की स्ट्रेटजी मौजूदा हालत में क्या है कि विश्व का अटेंशन कोविड-19 से हटा के हिंदुस्तान के बॉर्डर पे ले जाओ। हिंदुस्तान पे दबाव डालो कि वो एंटी चाइना प्लेटफॉर्म न ज्वाइन करे और विश्व के देशों के साथ इकोनॉमिक और मिलिट्री अलायंस न करे। इसीलिए वो मल्टी फ्रंट हिंदुस्तान के खिलाफ खोल रहा है, चाहे वो नेपाल हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ईस्टर्न लद्दाख हो। वो एक और कोशिश करता है कि ये दुर्भाग्य है इस देश का कि हिंदुस्तान के अंदर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे हैं जो चीन की भाषा में बात करते हैं। तो ऐसे लोगों को, पॉलिटिकल सिस्टम को पैसे का दबाव देके, उनका वफादारी खरीद के हिंदुस्तान को कमजोर करने की साजिश है। अब हम जाते हैं चाइना के जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी पे। उसकी जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है विस्तारवाद की कि हिंदुस्तान का जितना जमीन ले सकते हो लो। आपको थोड़ा सा इसमें थोड़ा इतिहास में मैं ले जाता हूं। श्योर सर। कि पिछली सरकार, कांग्रेस सरकार के कारण, गलती के कारण अक्साई चीन हमसे गया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी सीट का परमानेंट सीट गया। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में हमको सदस्यता नहीं मिली। तिब्बत हमसे मर्ज करना चाहता था, नेहरू जी ने नहीं होने दिया। दौलत बेग ओल्डी रोड में 2008 में एयर चीफ मार्शल बरबोरा ने 5 बार एप्लीकेशन दिया कांग्रेस सरकार को कि इस एयर स्ट्रिप को रिपेयर किया जाए, उसको इस्तेमाल किया जाए, नहीं तो चीन अपनी कुदृष्टि से हमारी जमीन हथियाने की कोशिश करेगा। कांग्रेस ने मना कर दिया। हिंदुस्तान आर्मी जब रोड बना रही थी, मनमोहन सिंह ने मना कर दिया। 2004 और 2014 के बीच में कांग्रेस जमाने में 700 स्क्वायर किलोमीटर चीन ने हमसे ले लिया। 62 में अक्साई चीन, 63 में काराकोरम पास का हिस्सा, 2008 में तिया पंजनक, शाबजी घाटी, 2009 में ड्रम चोली, 2012 में डेम चौक और 2013 में राकी नुला। ये सब इलाकों का बहुत प्रभावशील क्षेत्र चीन ने ले लिया। अब सवाल ये होता है कि जब चीन की जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है कि चुशुल वैली को डोमिनेट करो, तो उसको डोमिनेट करने के लिए उसको फिंगर्स 1 to 8 जो पैंगोंग सो लेक के उत्तरी साइड में है उसको डोमिनेट करना पड़ेगा। इसीलिए वो फिंगर 4 में आया है। सर, आई हैव अ क्वेश्चन। इन 1962 we have seen that one pact have been done in between China and India. The one pact, the Article 1 stands for neither side shall use its military capability against the other side. No armed forces deployed by either
side in the border areas along the line of actual control as part of their respective military strength shall be used to attack the other side or engage in military activities that threaten the other side or undermine peace, tranquility and stability in the India-China border areas. सर इसको जरा समझा के बताएंगे क्या, इस आर्टिकल 1 में जो लिखा हुआ है? एकदम बताऊंगा। देखिए, जो समझौता हुआ था हिंदुस्तान और चीन के बीच में, हाँ, उसका शुरुआत है 1993, 1996, 2005, 2013। तो ये 4 जो संधि हुए हैं, समझौते हुए हैं, ये चीन के साथ हुए हैं, जिसमें जो मुख्य बिंदु ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का सम्मान करेंगे, आर्म फाइट नहीं होगा, फायरिंग नहीं होगा, और कोई भी विवाद होता है तो उसको बातचीत करके सलटाया जाएगा। लेकिन चीन ने कभी भी इन समझौता का आदर सम्मान नहीं किया, रेस्पेक्ट नहीं किया। और जो मौजूदा हालत है ईस्टर्न लद्दाख में, ये पूरा ग्रॉस वायलेशन है ये सब संधियों का। तो चीन, सबसे बड़ी बात है कि चीन पे आप विश्वास नहीं कर सकते। उसका नियत में खोट है, उसके डीएनए में, उसके चरित्र में, उसके कैरेक्टर में धोखाधड़ी है। वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, इसमें विश्वास करता है और उसी को हथियार बना के हिंदुस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज को इन्फ्लुएंस करके सोचता है कि हिंदुस्तान के फौज का, हिंदुस्तान के हुकूमत का मनोबल वो कमजोर कर देगा। वो भूलता है कि 1962 के बाद चीन ने कोई लड़ाई नहीं जीता है। 1967 में नथुला में चीन ने पंगा किया, समस्या खड़ा की, हम लोग जीते। हिंदुस्तान के 80 आदमी सोल्जर मारे गए, चाइना के 400 मारे गए। 1975 में तुलुंगला, अरुणाचल प्रदेश में 4 आसाम राइफल जवान मारे गए। उसके बाद उसको चीन को वापस जाना पड़ा। अगस्त 87, जून 86 से लेकर अगस्त 87 में सुन दोरोंग चू, जो नॉर्थ ऑफ तवांग है अरुणाचल प्रदेश में, वहां चीन ने बदमाशी किया और हिंदुस्तान ने ऑपरेशन फैल्कॉन लगाया और चीन को वापस जाना पड़ा। 2013 में डेप्सांग में चीन ने 21 दिन के लिए समस्या किया, वापस जाना पड़ा। जून से अगस्त 2017 में डोकलाम में 73 दिन 73 डेज का कन्फेडरेशन था सिक्किम, भूटान, तिब्बत ट्राई जंक्शन पे, चीन को वापस जाना पड़ा। अभी ईस्टर्न लद्दाख में फिर चीन अब शांति की बात कर रहा है। तो हम तो 62 के बाद सब जंग जीते हैं, 65, 71, 1999, हम तो सब वॉर जीते हैं। चीन कौन सा वॉर जीता है? चीन ने तो वियतनाम ऐसे छोटे देश को भी नहीं हरा पाया, तो हमसे अब क्या लड़ेगा? चीन की सोच यह है कि कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस की जो रही है इमेज, छवि कि सॉफ्ट स्टेट का, तो चाहे पाकिस्तान हो या चीन हो, इसका फायदा उठाता रहा है। सर एक बात, चीन बहुत दिन पहले से ही बोल रहा था कि उनके पास परमाणु है, उसका जो हुमकी हम लोगों को दे रहा था, बहुत दिन पहले से ही परमाणु के ऊपर एक बोल रहा था उन लोगों के। देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान भी बोलता है कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, चाइना भी बोलता है न्यूक्लियर पावर है, तो क्या हम न्यूक्लियर पावर नहीं हैं? ठीक। तो सवाल ये होता है कि जब यदि न्यूक्लियर वॉर होता है तो क्या चाइना और पाकिस्तान सुरक्षित हैं? नहीं, वो इस बात को जानते हैं। तो सवाल ये है कि चीन, मैं सारांश में ये कहना चाहता हूं कि चीन को हिम्मत नहीं है कि हिंदुस्तान के साथ जंग करे। और उनकी जो पीएलए है, पीपल लिबरेशन आर्मी, वो एक सिसी आर्मी है, कमजोर आर्मी है। उसका कारण मैं बताता हूं। जब चीन का जो वन चाइल्ड पॉलिसी हुआ, तो उसमें जो लोग गए फौज में और पीएलए ज्वाइन किए, वो मानसिक रूप से मरने के लिए तैयार नहीं थे। अभी भी तैयार नहीं है, क्योंकि उनको तो उनके माइंड में चल रहा है कि हम मर गए तो मेरे पेरेंट्स का क्या होगा, उनको कौन देखभाल करेगा।
ठीक। तो जो सिपाही युद्ध में जाता है और मरने की सोच नहीं रखता, मरने के भय से पीड़ित है, वो क्या लड़ेगा? वो क्या लड़ेगा? आप देखिए, जो 16 बिहार के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बाबू बिना कोई चिंता के अपना जान न्यौछावर करते हैं, और पीएलए के सोल्जर इस भय से ग्रसित हैं कि मेरे पेरेंट्स का क्या होगा। तो ये कमजोर आर्मी लड़ नहीं सकती, और हम यदि जंग छिड़ा तो हम बहुत जल्दी से जल्दी चीन को निपटा देंगे, उसको हरा देंगे। सर, लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं कि हमने 20 जवान को खोया है, 20 जवान हमारा शहीद हुआ है, भारत उसका जवाब देगा? एकदम देगा। उसका जवाब तो फेज 1 में दे ही दिया। ऑफिशियल रिपोर्ट है इसकी 43 चाइना के जवान मरे हैं। तो ये तो, लेकिन ये फिगर कम है। 27 हेलीकॉप्टर ने सॉटी किया है। 27 हेलीकॉप्टर ने सॉटी किया है और लाइन ऑफ एक्चुएटर कंट्रोल से बॉडी को वापस ले गए हैं। मान लीजिए दो तीन आदमी भी यदि एक हेलीकॉप्टर में जाएगा तो 27 × 3 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा बॉडीज। तो सवाल ये होता है, वो फिगर तो चीन छुपा रहा है। चीन फिगर क्यों नहीं दे रहा है कि कितने आदमी उसके मरे? चीन ये नहीं फिगर दे रहा है कि उसके कितने हेलीकॉप्टर टेक ऑफ किए और वहां लैंड किए। तो ये सब देखिए, ऐसा है, आज का हिंदुस्तान 1962 का हिंदुस्तान नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय सरकार बहुत सशक्त है, लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है, हिंदुस्तान की फौज बहुत सशक्त है, और वी हैव द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। हिंदुस्तान की फौज विश्व की सबसे अच्छी फौज है, मैं एज ए मेजर जनरल आपको कह रहा हूं। और 1999 कारगिल वॉर में 18 डिग्री ग्रेडियंट पे पहाड़ पे चढ़ के अटैक करना, धावा कर बोलना आसान बात नहीं है। ठीक ठीक ठीक। वहां 50 मिनट में आपकी सांस चढ़ जाएगी, आपकी सांस चढ़ जाएगी। और लोग, हमारे फौज ने अटैक किया और चढ़ गए पाकिस्तान पे। तो सवाल यह है कि जो ऐसी आर्मी है, जो फैंटम आर्मी है, फैंटम, वो कुछ भी कर सकती है। सर, हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक 1 देखा, सर्जिकल स्ट्राइक 2 देखा, अभी सर्जिकल स्ट्राइक 3 देखेंगे क्या? पक्का देखेंगे। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मोदी जी ने कल परसों एक बात बोला कि ये जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ठीक ठीक। आप ये याद कीजिए, पुलवामा के बाद मोदी जी ने यही बोला था। बालाकोट हुआ, अब देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ ধরে নয়ডা থেকে, দিল্লি নয়ডা থেকে রিটায়ার্ড মেজর জেনারেল এসপি সিনহা ছিলেন। বিরাট একটা বিষয় তিনি বিশদভাবে বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন যে চীনকে ভারত যোগ্য জবাব দেবেন। উনি অনেক দিন আর্মির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, উনি রিটায়ার্ড মেজর জেনারেল, উনি উনার ভেহেজটাকে, অর্থাৎ উনার মধ্যে যে ক্ষোভটা রয়েছে সেটাকে কিন্তু উনি উগরে দিয়েছেন এবং উনি বলেছেন চীনকে জবাব দেবে ভারত এবং খুব শীঘ্রই সেই জবাবটা ভারত দেবে। আমি জয়ন্তদার কাছে যাব। জয়ন্তদা, আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ মেজর জেনারেল ছিলেন, এসপি সিনহা ছিলেন, আমাদের কাছে যদি তিনি যে বিষয়টাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন যে ভারত পুরোপুরিভাবে তৈরি, ভারত সশক্ত, কি বলবে এই ব্যাপারে? অবশ্যই 1962 সালের পর যতটা যুদ্ধ হয়েছে ততবারই কিন্তু চীন হেরেছে, ভারতের সঙ্গে হেরেছে। এবং আমরা দেখেছি যে ভিয়েতনাম একটা ছোট্ট দেশ, এই দেশের সাথেও চীনকে হারতে হয়েছে। এবং চীন যতই শক্তিশালী বলুক না কেন, ভারত তার চেয়ে বেশি শক্তিশালী, অনেক গুণ শক্তিশালী। আর পরমাণু বোমার বা পরমাণু অস্ত্রের ভয় দেখায় চীন, সেক্ষেত্রে কিন্তু ভারত পরমাণু অস্ত্রে বা পরমাণু শক্তি সম্পন্ন দেশ হিসেবে অনেক আগেই পরিগণিত হয়েছে। সে বিষয়ে বলে রাখছি যে অটল বিহারী বাজপেয়ী যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন পোখরান বিস্ফোরণের কথা আমরা জানি, এবং পোখরান বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে ভারত যে পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে সেটাই কিন্তু সারা বিশ্বের কাছে প্রমাণিত। এবং যিনি আজকে কিছুক্ষণ আগে নয়ডা থেকে যিনি ছিলেন এতক্ষণ আমাদের ফোন লাইনে, তিনি বলেছেন যে গলওয়ান উপত্যকা, যেখানে ভারত চীন সেনাদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে, এবং সেখানে কিন্তু একটা বিষয় যে রাস্তা তৈরি নিয়েই কিন্তু বিবাদটা শুরু হয়। এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী
যাতে সেখানে যেতে পারেন, এবং পাহাড়ি রাস্তা, সেই রাস্তা তৈরি করার সময় থেকেই ভারতের সঙ্গে চীনের একটা অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি হয়। চীন চাইছিল না যে সেখানে রাস্তাটা তৈরি হোক, ভারতীয় সেনারা সেখানে গিয়ে পৌঁছাক, এবং ভারতীয় সেনারা খুব কম সময়ে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেকটাই উঁচু, প্রায় 17 থেকে 18,000 ফুট উঁচু এই গালওয়ান উপত্যকা বা গালওয়ানের দক্ষিণ লাদাখের এই জায়গায়, বরফাবৃত জায়গায় ভারতীয় সেনারা কিন্তু খুব কম সময়ে পৌঁছে যাচ্ছে। এটাই হচ্ছে চীনের কাছে আতঙ্কের বিষয়। ঠিক জয়ন্তদা, আমাদের সঙ্গে আমরা লাইনে পেয়ে গেছি দিল্লি নয়ডা থেকে সুচিত্রা কে মাহান্তে, সিনিয়র জার্নালিস্ট আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। আমি ওনার কাছে সরাসরি চলে যাব। सर आपको सुनाई दे रहे हैं हम लोगों का आवाज? हाँ सर, पहले ही आपसे जो प्रश्न मैं पूछने वाला हूं, इस जो चाइना और इंडिया का लेके लद्दाख में जो भी बातें चल रहा है उसके बारे में आपसे कुछ सुनना चाहता हूं हम लोग पहले ही। हेलो सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। आपको मैं আমরা চেষ্টা করব আরো কিছুক্ষণের মধ্যে ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করে নেওয়ার, কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতি নিচ্ছি। বিজ্ঞাপন বিরতি থেকে ফিরে এসেই আবারও আমরা চেষ্টা করব ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করার, কথা বলার চেষ্টা করব। হয়তোবা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, কারণ উনি সুদূর দিল্লিতে বসে আছেন, দিল্লি থেকে উনি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছেন। আবারও আমরা জুড়ে যাওয়ার চেষ্টা করব ওনার সঙ্গে, কিন্তু তার আগে একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাচ্ছি। বিজ্ঞাপন বিরতি থেকে ফিরে এসেই আমরা চীন এবং ভারত লাদাখের এই উত্তেজনাময় পরিস্থিতি নিয়ে আমরা কথা বলবো। ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাচ্ছি, কোথাও যাবেন না। আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই। আমরা রয়েছি যে অনুষ্ঠানটিতে। প্রথমেই আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব কিছুক্ষণ আগেই উনি ওনার টুইটারে টুইট করে জানিয়েছেন যে আরো নতুন করে 27 জনের মধ্যে করোনার পজিটিভ পাওয়া গেছে, কোভিড-19 পজিটিভ পাওয়া যায়। 1279টি নমুনা পরীক্ষা হয়, তার থেকেই সেই রিপোর্ট বেরিয়ে আসে যে আরো 179 জনের নমুনা পরীক্ষার পর 27 জনের মধ্যে কোভিড-19 পজিটিভ পাওয়া যায়। সেখানে দক্ষিণ জেলার ছিল 19 জন, গোমতী জেলার 3 জন, পশ্চিম জেলার 3 জন, ঊনকোটি জেলার 2 জন। আজকে নতুন করে আরো 27 জনের শরীরে কোভিড-19 পজিটিভ পাওয়া যায়। আমরা আলোচনায় ফিরছি। আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন দিল্লি নয়ডা থেকে বিশিষ্ট সাংবাদিক, আমাদের সিনিয়র জার্নালিস্ট রয়েছেন सुचित्रा का महांते। सर, आपको सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? जी, आपकी आवाज मेरे सुनाई दे रहा है। हाँ सर, मैं आपको जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था कि चीन और इंडिया के बीच में जो अभी लद्दाख में जो सिचुएशन है उसके बारे में कुछ पूछना चाहता हूं मैं आपसे। जी सर, इस सिचुएशन के लिए कौन उसके लिए जिम्मेदार है? चाइना तो जरूर है। हम लोग को पता है कि एक एक्ट हुआ था 1996 को एक एक्ट हुआ था, उसमें बताया गया था कि कोई भी आर्म्ड अटैक नहीं हो सकते वहां पर। तो उन लोगों ने एक लट्ठी से हमारी एक कर्नल को वहां पर शहीद कर दिया है। उन लोगों ने वहां पर मारा गया, एक लट्ठी से हम लोगों के एक कर्नल को मारा है। उसके बारे में आपसे पूछना चाहता हूं सर, कुछ सुनना चाहता हूं। देखिए ये जो अभी जो हादसा हुआ, अभी जो 19 जवान मर गए हमारे भारत के, और एक कर्नल का डेथ हो गया, ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है, बहुत ही सैड और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। लेकिन सैड और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कहने से हमको कोई मामले का सलूशन या समाधान नहीं हो जाएगा। इसको हमको ठोस रूट को जाना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ, किस परिस्थिति में हुआ, किस सिचुएशन में हुआ। भारत और चाइना की जो हिस्ट्री है, आप देखेंगे 1962 में वार हुआ था, जिसमें भारत को लगभग हार का सामना करना पड़ा। भारत को बहुत दुखद हादसा हुआ था 1962 में। उसके बाद लगभग 40-45 साल के 60 साल में कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये हादसा क्यों शुरू हुआ? जहां पे पेट्रोलिंग हो रहा है, पेट्रोलिंग में क्या दिक्कत आई? सबसे बड़ी बात है कि अभी क्या सामना है, इसको कैसे हम कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, समाधान कैसे कर सकते हैं। मेरी ख्याल से युद्ध कोई रास्ता नहीं है। युद्ध, क्योंकि युद्ध होना कोई नहीं चाहता है। युद्ध किसी के हल नहीं है। दोनों बीच के, इंडिया के जो आला अधिकारी है, चाइना के जो आला अधिकारी है, उनको बैठ के डायलॉग और कम्युनिकेशन करना चाहिए।
कम्युनिकेशन करने के बाद ही इसका हल निकलेगा। डायलॉग किस तरीके से करेंगे, किस अधिकारी का करेगा, कौन अधिकारी करेगा, इस हिसाब से दोनों जो देश है, भारत है और चाइना है, दोनों न्यूक्लियर पावर है, दोनों सुपर पावर कंट्रीज है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो उनको बैठ के बात करना चाहिए कौन कौन इसमें डायलॉग में पार्टिसिपेट करेंगे और इनका क्या हल निकलेगा, ये सब तय करने वाली बात रहेगी। जी ठीक, अभी जो एक बात, हाँ सर बोलिए। और जो बॉर्डर पेट्रोलिंग की बात है, जो जहां तक बॉर्डर की बात मैं करूंगा, बॉर्डर कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे डिस्प्यूटेड एरिया है, उसको हमको हाईलाइट करना पड़ेगा। दोनों देश बैठ के बात करेंगे कि कौन से जगह, कौन से बिंदु पे दिक्कत है, कौन से बॉर्डर एरिया में दिक्कत है, उसको हम पिन पॉइंट करेंगे, उसको हम पिन पॉइंट करके बात करेंगे इस एरिया में दिक्कत हो रहा है, तो उस एरिया में हम क्या कर सकते हैं, क्या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को प्रॉपर्ली हम डिमार्केट कर सकते हैं, या फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को किस हिसाब से हम उसको देखेंगे। क्या चाइना और भारत जो दो देश है, क्या आपसी तालमेल और आपसी डायलॉग से बात इसको हल नहीं कर सकते? हमको अभी एक टेबल पे बैठ के बात करना ही मुझे लगता है कि इस विषय का हल है। जी सर, हम लोगों ने तो देखा है कि 2 दिन पहले जो वहां पर सिचुएशन हुआ था, वहां पर एक ही टेबल में बैठ के वो बातचीत करने वाले थे, क्योंकि पिछले 1-2 महीने से ही बातें चल रहा था। तभी जो वहां पर मीटिंग चल रहा था, मीटिंग में ही उन लोगों ने वहां पर अटैक कर दिया है, हमारे कर्नल को वहां पर शहीद कर दिया है और 19 जवान को भी शहीद कर दिया है। सिचुएशन के लिए उन लोगों ने वहां पर डायलॉग कम्युनिकेशन हो रहा था। जी देखिए, ये मैं मानता हूं ये बहुत गलत बात है, जो भी किया है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये पहली बात दुर्भाग्यपूर्ण कहना चाहूंगा। उसके बाद डायलॉग अगर करना चाहिए था तो डायलॉग में कौन इसमें अड़ंगा फैला रहा था, कौन इसमें ऑब्स्टेकल ला रहा था, यानी कि अगर डायलॉग करना चाहिए, किस हिसाब से डायलॉग, किस बिंदु के ऊपर डायलॉग करना चाहिए, ये तो देखना चाहिए, देखने वाली बात रहेगी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने सारे जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, मैं ये कहना चाहूंगा कहाँ पे त्रुटि हुई, कहाँ पे फॉल्ट हुआ, कहाँ पे इन बिंदुओं पे चर्चा नहीं हो पाया। क्या हम लोग आपसी तनाव और आपसी झड़प में ये सब इशू को सॉल्व कर पाएंगे? हालांकि ये कहा जा रहा है, ये रिपोर्ट में आ रहा है कि कोई गन का और कोई आर्म्स एंड एमुनिशन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन 19 जवान और जो एक कर्नल भारत का मृत्युवरण किए हैं और जिनका डेथ हुआ है, क्यों हुआ है? लाठी से और हमला से करने से मौत हुआ है। क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत बात है। हम लोग किसी भी सभ्य समाज में, सिविलाइज सोसाइटी में किसी भी तरीके से हमको हमला करना या फिर किसी को मारना, हताहत करना, ये कहाँ का कुछ भी नहीं है। चाहे जो भी बिंदुओं पे बात करना चाहिए, जिस विषय पे भी दिक्कत है या फिर समस्या समाधान नहीं हो पा रहा है, हम इस विषय पे बैठ के बात करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। लेकिन मेरी नजर में मुझे जो लग रहा है, मैं बोलना चाहूंगा कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, गलवान वैली है और लद्दाख का रीजन है, वहां पे कहाँ का बॉर्डर एरिया में दिक्कत हो रहा है, कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, उस पे हमको पहले उसको डिमार्केट करना चाहिए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किस एरिया में है, किस पे है, चाहे भारत का हो या चाइना का हो, उस हिसाब से हमको डिमार्केट करेंगे तभी ये इशू मुझे लग रहा है कि सॉल्व हो पाएगा। क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है इस तरह का वाकया हुआ नहीं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो दूसरे देश है, भारत और पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भी ऐसे इंट्रूजन या फिर इंकर्शन होता रहा है और भारत की तरफ से भारत के जवान मरे हैं, पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के जवान मरे हैं। आज भारत और चाइना की बात हम कह रहे हैं तो भारत और पाकिस्तान से पहले हो चुकी है। तो इसका कुल मिला के स्थायी समाधान ढूंढना चाहिए। भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको भी बैठ के जिनपिंग के साथ बैठ के इसका स्थायी समाधान ढूंढना पड़ेगा। जी, आज जो ऑल पार्टी मीटिंग गया है उसका महत्व कितना है? देखिए, ऑल पार्टी मीटिंग जो है वो हुआ है, वो चर्चा हुई है, मोदी साहब भी उसमें थे, लेकिन मेरे कहने का मतलब है उस किस विषय बिंदु पे चर्चा हुआ है। 19 लोग मरे हैं, हमारे जवान शहीद हुए हैं, एक कर्नल शहीद हुआ है, उसी बिंदु पे चर्चा हुआ है, उसी बिंदु पे अपना रणनीति सरकार ने तय किया है। सरकार ने ये भी बोला है कि हमारे पास, हम युद्ध नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं, लेकिन हम अपने भारत की सोवरेनिटी और अखंडता को हम रक्षा करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी हमारे ऊपर हमला करेगा या फिर हमारे 1 इंच भी लेने की कोशिश करेगा
तो हम उनको रिपीटिंग रिप्लाई देने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। यानी कि कुल मिलाकर ये हम इसको कह सकते हैं कि भारत का निशाना किसी चाइना या फिर कोई अलग देश नहीं है, सबके ऊपर भारत का रहेगा। चाइना आज किया है, कल पाकिस्तान भी कर सकता है। तो ये हम कह सकते हैं में चाइना का इतना आक्रमणात्मक भंगी से जो यूनाइटेड स्टेट्स एंड भारत के ऊपर इतना जो उन लोगों का जो आक्रमणात्मक भंगी है, क्यों है इतना सारा इस कोविड-19 सिचुएशन में? क्या छुपाना चाहता है चाइना? देखिए, मैं ये बता दूं, चाइना पहले कोरोना का क्राइसिस में जिम्मेदार रहा है। सारा देश, सबको पता है, पृथ्वी ग्लोबली जो चल रहा है वो सारा वुहान से आया है, सबको पता है। वो लोग दे हैव फेल्ड इन द ड्यूटी। उन लोग फेल किया अपने ड्यूटी में, इसको स्प्रेड करने से, रोकने से। सारा देश में फैल गया, सारा पृथ्वी में ग्लोबली फैल गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? खुद डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूएस के प्रेसिडेंट है, वो भी खुद मानते हैं कि कुछ हद तक चाइना जिम्मेदार है। तो कोरोना, हम लोग सब कोरोना से जूझ रहे हैं। कोरोना से बहुत ज्यादा मौतें हो चुकी है। भारत में भी कोरोना के लगभग 12-13 हजार की लगभग मौतें हो चुकी है। ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। हम लोग कोरोना से जूझेंगे या फिर इस जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के विवाद है उसमें जूझेंगे, ये सब हमको पहले सोचना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि हम लोग बैठ के बात करेंगे तब जाके कुछ हो पाएगा। आरोप प्रत्यारोप करने से कुछ नहीं हो पाएगा। भारत आरोप लगाएगा, चाइना उसको प्रत्यारोप करेगा, फिर चाइना आरोप लगाएगा भारत के ऊपर, फिर भारत इसको प्रत्यारोप करेगा। आरोप प्रत्यारोप का दौर ये नहीं है प्रसन्नजीत जी। ये मैं कहूंगा कि अभी आरोप प्रत्यारोप करने से कुछ नहीं होगा। फिर भारत, मान लो अब भारत के 19 सोल्जर और एक कर्नल का डेथ हुआ है, मार्टिर हुए हैं वो लोग। चाइना के तरफ से भी, चाइना के कुछ लोग मरे होंगे। हालांकि रिपोर्ट पूरा पुख्ता नहीं आया है, पूरा सामने हम सबके नहीं आया है, लेकिन मैं ये कह दूं कि इसका कोई हल्का रणनीति नहीं, उसको पूरा ठोस समाधान चाहिए, उसका स्थायी समाधान चाहिए। ये ढूंढना हमें जरूरी, बहुत जरूरी है आ गया है। सारे जो कंट्री है भारत के साथ, जो जिसका बॉर्डर टच करता है, उसको हम प्रॉपर्ली उसको डिमार्केट करें। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ से है, उसको प्रॉपर्ली फेंसिंग किया जाए, वहां पे बॉर्डर पेट्रोलिंग को प्रॉपर्ली किया जाए। और जो रणनीति है और जो बायलैटरल टॉक्स है, उसमें इसको क्लियरली हमको करना चाहिए कि ये बायलैटरल टॉक्स है और इसी के हिसाब से ये हमारा एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर है, उसको हमें दोनों देश सबको मिलके काम करना होगा, म्यूचुअली एग्रीड अपन करना होगा। नहीं तो फिर इसमें बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो सकती है, जैसे कि हाल ही में हमारे 19 जवान और एक कर्नल का मौत हुआ। ये दुखद हादसा है, हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद স্যার, हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत আমরা কথা বলছিলাম আমাদের নয়ডা থেকে সিনিয়র জার্নালিস্ট সুচিত্রাকে মাহান্তে আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ ছিলেন, কথা বলছিলেন চীন এবং ভারতের এই আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে একটা আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে চীনের এই ধরনের একটা প্রভাব এবং প্রহার আমরা বলতে পারি। যখন ভারতীয় সেনারা কথা বলছিলেন একে অপরের সঙ্গে, ঠিক তখনই যখন ভারতীয় সেনা এবং চায়নার সঙ্গে একটা মিটিং চলছিল, সেই মিটিংয়ে সুযোগ নিয়ে চীন অতর্কিতে হামলে পড়ে ভারতের সেনাদের উপর এবং আমাদের সেখানে 19 জন জওয়ানকে তারা শহীদ করেছেন। বিষয়টা কিন্তু চীনের সঙ্গে যখন আলোচনা চলছিল, গত 1 মাস 2 মাস ধরে এই বিষয়টা চলছিল, ঠিক তখনই যখন এই আলোচনার বৈঠকটা চলছিল, সেই বৈঠকে লাঠির মধ্যে তার কাটা পেঁচিয়ে সেটাকে দিয়ে কিন্তু আমাদের এই শহীদ জওয়ানদের শহীদ করেছেন। কিন্তু দেশের প্রধানমন্ত্রী একটা কথা বলেছেন যে তাদের এই বলিদান ব্যর্থ যাবে না, জওয়ানদের বলিদান ব্যর্থ যাবে না। আমি জয়ন্তদার কাছে যাব। জয়ন্তদা, অবশ্যই, এবং যে কথাটা উনি বললেন নয়ডা থেকে, যে ভারত শান্তি চায়, অবশ্যই প্রতিবেশীর সঙ্গে শান্তি স্থাপন হোক, সুস্থিতি থাকুক, সেটাই কিন্তু চায় ভারত। তবে পাশাপাশি একটি কথা আপনাদের জানিয়ে রাখছি, আজকে বিকাল 5টা থেকে সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে, এবং এই সর্বদলীয় বৈঠকে 20টি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা ছিলেন, কংগ্রেসের সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী ছিলেন, এবং সবাই কিন্তু একযোগে কেন্দ্রীয় সরকারের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন। এবং সবাই কিন্তু দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বলেছেন যে এই সময়ে ভারত যা যা করবে, যে সব সিদ্ধান্ত নেবে, বিরোধীরা পাশে রয়েছে। আমরা এর আগেও দেখেছি পুলওয়ামা কাণ্ডে
আমরা এর আগেও দেখেছি পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যখন অবস্থার বা সম্পর্কের অবনতি হয়, পারস্পরিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি হয়, তখনও আমরা দেখেছিলাম যে কেন্দ্রীয় সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছিল বিরোধীরা। এবং আজকে যখন এই করোনার আবহে চীন যখন করোনার আবহে একেবারে মৃত্যুর মিছিল চীনে চলছে এবং করোনার জন্য করোনার সংক্রমণকে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে চীনকে দোষারোপ করছে গোটা বিশ্ব, তখন চীন ভারতের উপর যেচে এই আক্রমণটা সংঘটিত করেছে। তার কারণটাই হচ্ছে সেই অভিমুখটাকে পরিবর্তন করে দেওয়া, অর্থাৎ ভারতের সাথে এই যে সম্পর্কের অবনতি বা ভারতের সঙ্গে যে অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি করে সারা বিশ্বের মুখটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া। এবং আরো একটা বিষয় যে চীন 1962 সাল থেকে আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে ঘুরছে, আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে বিভিন্ন দেশের উপর আক্রমণাত্মক হয়েছিল বা আক্রমণ সংগঠিত করেছিল, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো যুদ্ধেই চীন জয়ী হতে পারেনি। ভিয়েতনামের মতো একটা ছোট্ট রাষ্ট্র, সেখানেও কিন্তু চীনকে হেরে বাড়িতে ফিরে আসতে হয়েছে, দেশে ফিরে আসতে হয়েছে। সেদিক থেকে আমাদের জওয়ানরা কিন্তু আত্মবিশ্বাসী, যে কোনো পরিস্থিতির মোকাবেলায় তারা কিন্তু প্রস্তুত রয়েছে। তবে ভারত কিন্তু এই সময়ে শান্তি চায় এবং শান্তির বার্তা নিয়ে ভারত কিন্তু প্রতিবেশীদের বা প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চায়, সুস্থিতি বজায় রাখতে চায়। এবং আজকে দীর্ঘ সময় বিরোধীদের সাথে সর্বদলীয় বৈঠক করেছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিরোধীর সবকটি রাজনৈতিক দল পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন এবং এই কঠিন সময়ে প্রধানমন্ত্রীর পাশে থাকবেন বিরোধীরা, সেই বার্তাও দিয়েছেন তারা। ছিলেন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী, ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রতিটি বিরোধী রাজনৈতিক দল তারা কিন্তু সেই বার্তাই দিয়েছেন। এবং এর আগেও আমরা দেখেছি যে ভারত যখন কঠিন সময়ে এসে দাঁড়ায়, ভারত যখন বৈদেশিক শক্তিগুলোর সাথে বা প্রতিবেশীদের সাথে এই ধরনের পারস্পরিক বোঝাপড়ায় অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি হয়, তখন কিন্তু বিরোধীরা একযোগে কেন্দ্রীয় সরকারকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। আমরা দেখেছি ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের সময় এবং আমরা দেখেছি বাংলাদেশে মুক্তির যুদ্ধের সময়, তখন কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন প্রধানমন্ত্রী এবং প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধীর পাশেও দাঁড়িয়েছিলেন বিরোধীরা। এবং এই সময়ে যখন ভারত চীনের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে, তখন আমাদের সঙ্গে দাঁড়িয়েছে সেই এই মুহূর্তে জুড়ে গেছে অরুণাচল প্রদেশ থেকে সিনিयर जर्नलिस्ट युवराज महाते। सर, आपको सुनाई दे रहे हैं मेरा आवाज? जी 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 जी, आवाज आ रही है। सर, अभी जो हम लोग जिस मुद्दे पे बात कर रहा था कि जो इंडिया और चाइना का जो बारे में हम लोग दिखा है, कुछ दिन पहले हम लोगों ने 20 जवान को खोया है, 20 जवान वहां पर शहीद हुआ है। आज उसके बारे में वहां पर दिल्ली में मोदी जी की नेतृत्व में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑल पार्टी मीटिंग हुआ है। उसका इंपॉर्टेंस कितना है और उस वहां पर क्या क्या बातें हो रहा है, वहां पर हुआ है अभी? जी, अभी ऑल पार्टी मीटिंग हो रहा है। अभी इसी पे स्ट्रेटेजी पे तो ये न्यू दिल्ली से बता पाएंगे। जो अरुणाचल की सिचुएशन है, मैं आपको बताना काफी ज्यादा एरिया धीरे धीरे जो नो मैन्स लैंड है उसको चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के द्वारा स्लोली कैप्चर किया गया, क्योंकि डेवलपमेंट है, काफी ज्यादा रोड्स बनी है। तो हमारे यहाँ कुछ लैप्सेस हैं जो खासकर अलग अलग जगह देखा गया, दोकलाम में देखा गया। तो हमारे यहाँ अरुणाचल है, यहाँ भी काफी डेवलपमेंट अभी हो रही है, धीरे धीरे रोड्स की अलग अलग जगह निर्माण हो रहा है, लेकिन फिर भी काफी पीछे है चाइना के कंपेयर में। तो इसी का फायदा उठाते हैं। तो चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने 1-2 महीने पहले
किसी एक यूथ को अपने वहाँ कब्जे में ले लिया था, अरुणाचल के यूथ को, तो कुछ ही टाइम बाद 10-15 दिन के बाद वापस छोड़ दिया। तो ऐसी इंकर्शंस होती हैं धीरे धीरे। यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे भी ऐसा हुआ, दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट है और अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे तुतिंग के ऊपर वहाँ पे भी ऐसा हुआ कि रोड बनाई गई, चाइना के द्वारा रोड कंस्ट्रक्शन शुरू। ठीक सर, आपका आवाज हम लोगों के पास क्लियर नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत हो रहा है सर। हम लोग कथा बोलছিলাম सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए। आपका आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है सर, फिर से जुड़ने की कोशिश करने वाला हूं हम लोग। যে কথাটা আমরা কথা বলার চেষ্টা করছিলাম, যুবরাজ মাহাতে সিনিয়র জার্নালিস্ট, অরুণাচল প্রদেশ থেকে তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। অরুণাচল প্রদেশের আমরা জানি আজ থেকে ৪৫ বছর আগেও এ ধরনের একটি রক্তক্ষয়ী ঘটনা ঘটেছিল অরুণাচল প্রদেশেও। সেখানেও আমরা দেখেছিলাম যে চীনের সঙ্গে ভারতের একটা রক্তক্ষয়ী পরিবেশ সেখানে সৃষ্টি হওয়া। তা নিয়ে আমি আরেকটু বিস্তারিত যাব, জয়ন্তদার কাছে যাব, যে বিষয়টা এই যে ৪৫ বছর আগের বিষয়টি নিয়ে জয়ন্তদার কাছ থেকে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টা আমি জানার চেষ্টা করব। অবশ্যই তুমি যেটা বললে যে আজ থেকে ৪৫ বছর আগে অরুণাচল প্রদেশে ৫ জন আসাম রাইফেল জওয়ানকে এভাবেই চীনের সৈন্যরা লাল ফৌজ মেরে ফেলে এবং তারা কিন্তু শহীদ হয়েছিলেন সেই সময়। ৪৫ বছর পর ফের সেই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হলো এবং যেখানে ২০ জন জওয়ান আমাদের শহীদ হয়েছেন এবং সেদিক থেকে লাল ফৌজ বিভিন্ন সময়ে আমাদের সেনাদের উপর হামলে পড়ার চেষ্টা করত। তবে এবারের যে বিষয়টা সেটা অত্যন্তই নৃশংস এই কারণে বলবো, সেখানে কিন্তু গোলাগুলি বা বন্দুকের গুলি যুদ্ধ সেটা নিষিদ্ধ চুক্তিতেই বলা আছে, সেখানে গোলাগুলি করা যাবে না। কিন্তু তারপরও আমরা দেখেছি যে গুলি নয়, তারা একেবারে নৃশংসতার চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন লাল ফৌজ। এবং আমরা দেখেছি যে চীনা বাহিনী বা সেনা তারা কিন্তু ভারতীয় সেনাদের উপর একেবারে বর্বরভাবে, মধ্যযুগীয় বর্বরতা বলা যেতে পারে, নৃশংসভাবে তারা কিন্তু হত্যা করেছে এবং সেটা কোনোভাবেই একটা সভ্য দেশ করতে পারে না। আরও একটা বিষয়, আমাদের যারা এতক্ষণ লাইনে জুড়েছিলেন তারা একটাই কথাই বলেছেন যে অরুণাচলের বিষয়টা, সেখানে রাস্তা নির্মাণ নিয়ে, এবং আমরা লাদাখে দেখেছি সেখানেও কিন্তু রাস্তা নির্মাণ নিয়ে ঘটনাটা ঘটেছে। অরুণাচল প্রদেশে আমরা চীন বিনা প্ররোচনায় বিভিন্ন সময়ে কিন্তু রাস্তা নির্মাণ করত এবং ভারতের যে সীমানা রয়েছে সেটা দখল করার চেষ্টা করত এবং তা থেকেই পারস্পরিক একটা অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি হয়। এবং আরও একটা বিষয়, যে যতই প্ররোচনা হোক ভারত কিন্তু সেই প্ররোচনার ফাঁদে পা দিতে রাজি নয় এবং ভারত ভেবে চিনতে এগিয়ে যেতে চায়, তবে শান্তিকেই প্রাধান্য দিতে চায় ভারত, যাতে প্রতিবেশীর মধ্যে শান্তি সুস্থিতি বজায় থাকে, তার জন্যই ভারত প্রয়াস নিয়েছে। একেবারেই আমরা আজকে কথা বলছিলাম গোটা অনুষ্ঠানটিতে প্রথমেই কথা বলেছি সুদূর নয়ডা থেকে, দিল্লি থেকে রিটায়ার্ড মেজর জেনারেল আমাদের সঙ্গে ছিলেন এসপি সিনহা, উনার সঙ্গে আমরা কথা বলেছি। উনিও কিন্তু বিষয়টা নিয়ে বলেছেন এবং উনি বলেছেন ভারত তার যোগ্য জবাব দেবে। এবং উনাকে একটা প্রশ্ন করা হয়েছিল যে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক 1 আমরা দেখেছি, সার্জিক্যাল স্ট্রাইক 2 দেখেছি, সার্জিক্যাল স্ট্রাইক 3 কি আমরা দেখব? তিনি কিন্তু একটা ইঙ্গিত দিয়েছেন যে হতেও পারে, কিন্তু এখনো সেরকম কিছু বলার নেই, কিন্তু ভারত যোগ্য জবাব দেবে। আমাদেরও সেদিকেই লক্ষ্য রাখতে হবে, কারণ চীনের এই আগ্রাসী মনোভাব, আমাদের ভারতবর্ষের 20 জন জওয়ানকে আমরা হারিয়েছি, সেটাও বিনা প্ররোচনায় অতর্কিতে হামলা করেছে চীন। যেই চীন, তারা একেবারেই যদি আমরা দেখি চীনের এই আগ্রাসী মনোভাব, যেটা আমরা কিছুদিন আগে আমেরিকার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, চীনের আমেরিকার প্রতি যে আগ্রাসী মনোভাব ছিল, একইভাবে চীন ভারতের সঙ্গে যখন তারা বৈঠকে বসেছিলেন, সেই বৈঠকেই কিন্তু তারা সেই আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে আমাদের 20 জন জওয়ানকে তারা সেখানে শহীদ করেছিলেন। আমরা এই অনুষ্ঠানে 3 জন ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছি। একজন নয়ডা থেকে ছিলেন রিটায়ার্ড মেজর জেনারেল এসপি সিনহা, তাছাড়া নয়ডা থেকে ছিলেন সুচিত্রা কে মাহান্তে, তাছাড়া যুবরাজ মাহাতে ছিল সিনিয়র জার্নালিস্ট অরুণাচল প্রদেশ থেকে।
তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলে যে গোটা বিষয়টি জানার চেষ্টা করেছিলাম যে ভারত এবং চীনের কেন চীন হঠাৎ করে তাদের এই আগ্রাসী মনোভাবটাকে এত বাড়িয়ে দিল, কেন কি লুকোতে চাইছে চীন, লাল ফৌজ দিয়ে কি তারা প্রমাণ করতে চাইছে, কেন তাদের এই আগ্রাসী মনোভাব, আমরা কিন্তু প্রশ্নগুলো তাদের দিকে করেছিলাম এবং তারা কিন্তু সেগুলোর উত্তর দিয়েছে আমাদেরকে। তাছাড়া জানিয়ে রাখি আজকের দিনে দাঁড়িয়ে নতুন করে আরো 27 জনের মধ্যে কোভিড-19 পজিটিভ পাওয়া গেছে। 1279টি নমুনা পরীক্ষা হয়েছিল, তার রিপোর্ট বেরিয়েছে যে নতুন করে আরো 27 জনের মধ্যে কোভিড-19 পজিটিভ এবং টোটাল ইনক্লুডস যেটা বলা হয়েছে যে দক্ষিণ জেলা থেকে 19 জন, দক্ষিণ জেলা থেকে 19 জন, গোমতী জেলা থেকে 3 জন, পশ্চিম জেলা থেকে 3 জন, ঊনকোটি জেলা থেকে 2 জন। এই হচ্ছে গিয়ে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে গোটা দিনের কোভিড-19 এর যে রিপোর্ট ছিল। তাছাড়া আজকের আলোচনায় আমরা যেটা চেষ্টা করেছি আপনাদের কাছে তুলে ধরার, গোটা দিন আমরা যে বিষয়টি ছিলাম যে সর্বদলীয় বৈঠক চলছে সেটাও দেখিয়েছি আপনাদেরকে, সেখানে বিভিন্ন বিষয় উঠে এসেছে, সেইগুলো আপনাদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। তাছাড়া আজকের এই বিশেষ এই আলোচনায় আমরা চেষ্টা করেছি বিশেষজ্ঞ কিছু মানুষ কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলার, তাদের সঙ্গে কথা বলেও কিন্তু গোটা চীন এবং ভারতের এই রক্তক্ষয়ী পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার পেছনে কি কারণ থাকতে পারে তা নিয়েও আলোচনা করেছি। এই পর্বের আলোচনা আমরা শেষ করব, তারপরেই আমাদের সারা দিনের সেরা 10টি খবর নিয়ে খবর 10-এ 10 রয়েছে, সেই দিকে আপনারা নজর রাখবেন। এই মুহূর্তের এই পর্বের অনুষ্ঠান শেষ করছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর অবশ্যই দেখতে থাকবেন নিউজ ভ্যানগার্ড। খবরের ভাষায় মানুষের প্রতিবাদ, মানুষের ভাষায় নিউজ ভ্যানগার্ড। খবর তো অনেক হয়, সত্যতা যাচাই করতে নিউজ ভ্যানগার্ড দেখতে হয়। নমস্কার।